नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो कि आरओ या यूपी पीसीएस की, तो उसमें आप क्वेश्चन बहुत ही अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप केवल घटना चक्र पढ़ के या पीवाईक्यू पढ़ के काम नहीं चलने वाला। और उसी के संबंध में मैंने आपको जैसा बताया था कि हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। खासकर वर्ल्ड ज्योग्राफी, सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी चली रही है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री, ये 3 पार्ट पे पूरा कमांड करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने आपको पिछले टर्न पे विश्व के प्रमुख पर्वत बताए थे, वो भी पूरा मैपिंग। अगर आपने उतना कर लिया तो उससे बाहर एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि फिक्स है 1-2 नंबर का पर्वत से आना ही आना है, और वो उतना ही आता है। या तो मिलान करने को आ जाएगा, या पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम लगाने को आ जाएगा, या कुछ विशेषताएं अन्य है जो मैंने बताई थी वहां से आ जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वायुदाब पेटियां। ये वो टॉपिक है जो ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता। ठीक है, कि वायुदाब पेटियां कौन सी, पवन कहाँ क्या चल रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, और ये क्लास नंबर 1 है। इसका क्लास नंबर 1 है। हो सकता है इसमें 2 या 3 क्लासेस लगे पूरा कंप्लीट करने में, लेकिन हाँ ये है कि अगर आपने 2-3 क्लासेस देख ली, आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, यहाँ पे किस टाइप से प्रश्न आएंगे पहले बता दें। यहाँ पे या तो एक तो आ जाएगा कि जो पवन है, पवने हैं, उनकी दिशा बताओ, पवनों की दिशा बताओ। ठीक है, या जो स्थायी पवने हैं, जो प्रमुख नाम पूछे जाते हैं हमसे, जैसे सांताना पवन हो गई, पवन पवन हो गई, है ना, तो कुछ स्पेशल नाम है, गर्म पवने, ठंडी पवने, तो यहां से पूछा जाएगा। ठीक है, और जब ये पोर्शन कवर हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग चलेंगे जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश में, और आपको शायद पता होना चाहिए कि जलवायु प्रदेश से ही 2 से 3 प्रश्न इस बार पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स में पूछे गए थे, केवल जलवायु प्रदेश से। ठीक है, तो जलवायु प्रदेश को भी अच्छे से देखेंगे, लेकिन जलवायु प्रदेश को तभी देख पाएंगे जब हमारी पवनें क्लियर होंगी। ठीक है, तो पवनों से हम बनेगा बेस, और यहां से बनेंगे प्रश्न। ठीक है, प्रश्न यहां से ही बनेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। तो इसको कवर करने के लिए पहले पवने पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वरना कुछ पल्ले पढ़ने वाला नहीं है। कथन करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, वन लाइनर आ नहीं रहे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो हमारा टॉपिक है आज का वायुदाब पेटियां। ठीक है, देखिएगा, पहले मैं बेस बना दूं कि हम लोग को करना क्या क्या है। वायुदाब व पवने सब पूरा इसी में देखेंगे। और वायुदाब पवनों में हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे कुछ टॉपिक्स हैं उनको। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि पवन क्या है, फिर देखेंगे कि कोरियोलिस बल क्या है, फिर देखेंगे कि फेरल का नियम क्या है। ये तीनों प्रश्न आते हैं। ठीक है ना, कोरियोलिस बल, पवन, फेरल का नियम। ठीक है, बिल्कुल विस्तार से देखना है, अच्छे से शांति से। फिर हम लोग देखेंगे दाब कटिबंध, दाब कटिबंध। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे वैश्विक या सनातनी पवने, प्रचलित पवने भी कह देते हैं। कौन कौन सी हैं जरा बताओ, कौन कौन सी है। तो इस पे हम लोग देख लेंगे, एक व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन। फिर देखेंगे इसमें हम लोग पछुआ पवन, पछुआ पवन। ठीक है, पूरा डिटेल में। और फिर देखेंगे हम लोग ध्रुवीय पवने, ध्रुवीय पवने। ठीक है, पछुआ पवन से प्रश्न आया था इस बार पीसीएस में, याद हो आपको। उसके बाद हम लोग देखेंगे
मौसमी पवनें, हालांकि मौसमी पवनों को हम लोग जब इंडिया का मानसून पढ़ेंगे, भारत का मानसून पढ़ेंगे, तब थोड़ा डिटेल में देखेंगे, मौसमी पवनें देख लेंगे, ठीक है। अब फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे स्थानीय पवनें। यहां से तो आपके डायरेक्टली प्रश्न बनते हैं, या तो वलनैदर पूछ लेगा या मिलान को पूछ लेगा, ठीक है। इस पे हम लोग देखेंगे गर्म पवनें, गर्म पवन और ठंडी पवन, ठंडी स्थानीय पवन और गर्म स्थानीय पवन। तो ये हमारा पूरा इस चैप्टर का सिलेबस रहेगा, इसी क्रम में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप नोट करना चाहें नोट कर लें, और अगर आपने पढ़ लिया हो तो रिवीजन जरूर कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पवन, कोरियोलिस बल, फेरल का नियम। अब बिल्कुल क्रम से चलेंगे, अब बहुत ही शॉर्टेस्ट तरीके से चलेंगे, पूरा डिटेल नहीं चलेंगे, क्योंकि अपने को आरओ देना है, यूपीएससी नहीं देना, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहले तो सवाल आना चाहिए ये पवन, ये क्या है पवन? तो पवन क्या है? पवन मतलब हवा। हवा क्या है? एक मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है ना, अगर आपने साइंस पढ़ा हो तो हम ये कह सकते हैं कि पवन क्या है? गैसों का एक प्रवाह है, मिश्रित गैसों का प्रवाह है। तो पवन क्या है? पवन गैसों का प्रवाह है, जो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जो उच्च दाब से, उच्च दाब बोले तो हाई प्रेशर, उच्च दाब हाई प्रेशर से निम्न दाब लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। यहां भी आपको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है, अभी आगे देखेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है कि जो पवन है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। अब ये उच्च दाब निम्न दाब ये आपको पता होगा, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हो, नहीं पता है तो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, देखना है अभी केवल। इसके बाद हम लोग एक पहले देख ले कोरियोलिस बल। फिर तीनों को इकट्ठे देख लेंगे मैपिंग में कि क्या बलाएं हैं ये सब, ठीक है। कोरियोलिस बल क्या है समझिएगा, पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी घूम रही है, बिल्कुल घूम रही है, बिल्कुल घूम रही है, ये इस प्रकार से घूम रही है। किस दिशा में घूम रही है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, तो समझिएगा पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है। ये आपने पढ़ा होगा, ग्रहों वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, या घूर्णन गति है इसकी, परिभ्रमण गति। अब जब पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है, घूम रही है, तो जो पवनें हैं उनकी दिशा में भी कुछ परिवर्तन होगा। जो पवनें चल रही हैं उनके दिशा में परिवर्तन होगा, क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, इस वजह से, बिल्कुल है। अब पवनों की दिशा में परिवर्तन होगा, किस दिशा में परिवर्तन होगा हमें नहीं पता, लेकिन परिवर्तन होगा। जो पवनें चलेंगी, पवनें चलेंगी, इनकी दिशा में परिवर्तन होगा। तो पवनों की दिशा में जो परिवर्तन करने वाला जो बल है ना, परिवर्तन करने वाला बल, पवनों की दिशा में परिवर्तन करने वाला बल जो है वही है कोरियोलिस बल। बस काम खत्म। पृथ्वी घूर्णन कर रही है, पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण पवनें भी अपनी दिशा से विचलित हो जाती हैं या घूम जाती हैं। तो जो पवनें घूम जाती है ना, तो जो बल पवनों को घुमाता है बस वही है कोरियोलिस बल, काम खत्म। अब जब तीनों को इकट्ठे देखेंगे ना तब आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। देखिए मैं लिख देता हूं पहले कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी दिशा से, जो भी दिशा होगी उनकी, पवनें अपनी दिशा से मुड़ती हैं। पवनों को मोड़ने वाला यह बल
कोरियोलिस बल कहलाता है। अगर आपको समझ में आ रहा अच्छी बात है, नहीं आ रहा और अच्छी बात है। अभी आगे पूरा डायग्राम में क्लियर हो जाएगा, तीनों को हम लोग पुटअप करेंगे पूरे डायग्राम में, ठीक है, तब समझ में आएगा डिटेल में। अभी आप केवल देखते रहो। एक पॉइंट हम यहां एक और लिखना चाहेंगे कि कोरियोलिस बल का मान विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता है। कोरियोलिस बल का मान विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता है। स्टेटमेंट में बहुत बार प्रश्न आ चुका है, या यूपीएससी लेवल में, कि कोरियोलिस बल का मान विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने पर घटता है। तो घटता नहीं है, बढ़ता है, ठीक है। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाएंगे, ये रहा विषुवत रेखा, यहां से हम लगातार ध्रुवों पर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। किसका मान, कोरियोलिस बल का मान। कोरियोलिस बल क्या है, तो पृथ्वी घूर्णन कर रही है, इसी वजह से उसकी जो पवनें हैं वो भी घूर्णित हो जाती हैं। तो पवनें जो घूर्णित हो जाती है, पवनें अपनी दिशा से मुड़ जाती हैं, तो मुड़ने में जो बल कार्य करता है वही है कोरियोलिस बल, काम खत्म। आगे देखो फेरल का नियम। समझिएगा, कोरियोलिस बल का कारण जो है, कोरियोलिस बल के कारण पवनें, मैंने बताया कोरियोलिस बल क्या है, कोरियोलिस बल है कि पवनें मुड़ जाती हैं। अब देखना है कहाँ मुड़ रही हैं। कोरियोलिस बल में तो केवल इतना है कि पवनें मुड़ती हैं, लेकिन कहाँ मुड़ती हैं, किस दिशा में मुड़ती हैं, ये है फेरल के नियम में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सब लिखेंगे हम लोग कि कोरियोलिस बल के कारण पवनें पवनें मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दायां मतलब राइट, ठीक है, दाईं ओर, एवं दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मतलब लेफ्ट, बाईं ओर मुड़ जाती हैं। पवनें मुड़ती हैं, पवनें गमन करती हैं, पवनें अपनी दिशा से विचलित हो जाती हैं। क्यों, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ये था केवल कोरियोलिस बल। अब हमें पता करना था कि पवनें किस दिशा में कहाँ मुड़ रही हैं, तो वो है फेरल का नियम। क्या पता लगा कि उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। कहीं कहीं आपको ये पढ़ा हुआ मिलेगा, देखिएगा पूरा क्या क्या मिलेगा, पूरा मैं कंडीशन बता देता हूँ। ये हमने 20 से लकीर खींची तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मतलब ये रहा दाईं ओर, इस प्रकार से, है ना। दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, बाईं ओर तो ये रहा ना, बाईं ओर इस प्रकार से है, बाईं ओर इस प्रकार से है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा होता है, कभी कभी ये लिखा होता है क्लॉकवाइज और ये लिखा होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या है, पवनें उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज मुड़ती हैं, जो कि बिल्कुल सही है, दिखने में तो अच्छा लग रहा है। लेकिन मैंने आपको यहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिखवाया, मैंने आपको लिखवाया है दाईं ओर बाईं ओर। क्यों, इसका एक कारण है। जब आप दाईं ओर बाईं ओर याद करोगे और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज नहीं याद करोगे, तब आपको आगे और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें जो हैं वो दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती हैं। याद करने के लिए, दिमाग में बसाने के लिए जरूर याद कर सकते हो कि उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज मुड़ती हैं। क्यों मुड़ती हैं, क्योंकि फेरल का नियम है। फेरल का नियम क्या है, कोरियोलिस बल के कारण पवनें मुड़ती हैं इस दिशा में। तो कोरियोलिस बल क्या था, कोरियोलिस बल था कि पवनें मुड़ती हैं, बस केवल इतना था कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें मुड़ जाती हैं, ठीक है। अब किस दिशा में मुड़ती हैं, ये सब फेरल के नियम में था। तो मुझे लगता है यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि पवन क्या है, कोरियोलिस बल क्या है, फेरल का नियम क्या है। ये तीनों आपको रट लेना है अच्छे से, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, रट लेना है। क्यों रटना है भी आगे समझ में आएगा। अब समझिए बात को।
आप समझना अच्छे से। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि अपने को दाब कटिबंध पवन पढ़ना है, कॉरियोलिस बल, फेरल का नियम। तो ये पहला वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि भाई ये पहला वाला पॉइंट तो, ये वाला तो क्लियर हो गया। अब अपने को देखना है दाब कटिबंध, ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, तभी मैंने क्रम में लिखा है, ध्यान रखिएगा, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अब देखना है दाब कटिबंध। विश्व के दाब कटिबंध, देखिएगा, समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखिए, पहले कुछ पॉइंट लिख दें, उसके बाद समझाएं कि पूरे पृथ्वी पर, मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूं, ठीक है ना, पूरी पृथ्वी पर कुल 7 दाब कटिबंध हैं, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ये वन लाइनर आ जाता है, लिख मतलब बिल्कुल याद कर लेना। 7 दाब कटिबंध में से 4 दाब कटिबंध, और बचे कितने, 3 दाब कटिबंध। 7 दाब कटिबंध में 4 और 3 को बराबर भाग में बांट लिया। अब ये 4 दाब कटिबंध हैं, ये उच्च दाब के हैं। उच्च दाब बोले तो हाई प्रेशर, और 3 दाब बोले तो निम्न दाब। निम्न दाब मतलब लो प्रेशर, लो प्रेशर के पाए जाते हैं। पूरी पृथ्वी पर टोटल दाब कटिबंध 7 हैं, जिसमें से 4 दाब कटिबंध उच्च दाब के हैं और 3 दाब कटिबंध निम्न दाब के हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो उच्च दाब क्या है, निम्न दाब क्या है, अब डिटेल में आएगा, ठीक है। तो मैंने बताया 7 दाब कटिबंध है टोटल। कभी कभी स्टेटमेंट में आता है कि पृथ्वी पर कुल 8 दाब कटिबंध है, तुरंत गलत कर देना, टोटल 7 है। 7 में से 4 दाब कटिबंध उच्च दाब के हैं और 3 दाब कटिबंध निम्न दाब के हैं, ठीक है। बस इतना रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। एक पॉइंट और लिखना चाहो लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है कि ये जो दाब कटिबंध है टोटल 7 में से 7 दाब कटिबंध में से 4 का निर्माण गतिक कारण से, गतिक कारण से, तथा 3 का निर्माण तापीय कारण से हुआ है, तापीय कारण से हुआ है। अब ये सब क्या है, अभी सब पता चलेगा, ठीक है। अब यह केवल देखते रहना। हमने बताया 7 दाब कटिबंध है, 7 में से 4 उच्च दाब के हैं और 3 निम्न दाब के हैं, ठीक है। 7 टोटल 7 में से 4 का जो निर्माण हुआ है वो गतिक कारण से हुआ है और 3 दाब कटिबंधों का निर्माण तापीय कारण से हुआ है, ठीक है। अब समझिए बात को। समझिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। पहले बनाएंगे हाथ से, फिर उसके बाद आपको प्रोफेशनली थोड़ा सा दिखा देंगे। देखिए, एक हमने मैप बनाया, मान लो मैप क्या बनाया, ये बनाया एक पृथ्वी, क्योंकि खराब बन गई, समझने के लिए है, ठीक है। अभी देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। इस पर ये बीचों बीच 0 डिग्री है, ठीक है, सबको पता है बीचों बीच 0 डिग्री है। इसके ऊपर अगर मैं बनाऊं ये 0 डिग्री के ऊपर, तो ये होगा 10 डिग्री, समझना। 0 डिग्री के ऊपर और नीचे ये है 10 डिग्री, ये है 10 डिग्री। फिर इसके बाद एक और रेखा बनाएं, अगर ऊपर सबसे ऊपर बना दें ये, और सबसे नीचे बना दें, तो जाहिर सी बात है ऊपर नीचे दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर एक दाब कटिबंध ये है,
ये है एक दाब कटिबंध, ठीक है। फिर इसके बाद ये है एक दाब कटिबंध, ये है एक दाब कटिबंध, ठीक। मतलब कहने का कि एक रहा ये, और एक रहा ये, ठीक है। समझना है कि बार अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। ये दाब कटिबंध का विस्तार कितना कितना है, सबसे पहले तो यही 0 से ऊपर नीचे 10-10, फिर उसके बाद 23 डिग्री से 35 डिग्री, 23 डिग्री से 35 डिग्री, फिर उसके बाद 45 से 65 डिग्री, 45 से 65, और फिर उसके बाद 75 से ये ऊपर एकदम 90 डिग्री, 75 से 90, सेम नीचे कर दो, 23.5 से 35 डिग्री, फिर उसके बाद 45 से 75 डिग्री, सॉरी 45 से 65, 45 से 65 डिग्री, और फिर उसके बाद 75 डिग्री से ये बिल्कुल नीचे 90 डिग्री। ये क्या है? ये दाब कटिबंध है। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हो गए 7 दाब कटिबंध। अब मैंने भी आपको 7 ही दाब कटिबंध लिखवाए हैं, ठीक है। अब देखने हैं विस्तार है क्या, समझना। यहीं पे गड़बड़ हो जाता है मामला, क्योंकि बुक में भाषा वसा समझ में नहीं आती कुछ, ठीक। अब आपको इतना तो पता ही है कि सूर्य जो है विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, और यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। कहाँ? 0 से 10 डिग्री के मध्य, ये वाला क्षेत्र में 0 से 10 डिग्री के मध्य बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। क्यों? सूर्य लंबवत चमक रहा है, सूर्य लंबवत चमकता है, और जब लंबवत चमकेगा, सूर्य प्रॉपर लंबवत चमकेगा, ताप क्या होगा? ज्यादा होगा, ताप ज्यादा होगा, तो वहां की जो हवा है गर्म होगी। और जब हवा जो गर्म होगी, हवा जब गर्म होती है तो ऊपर उठती है, हवा गर्म होने के बाद ऊपर उठती है, ये आपको पता है अच्छे से। हवा गर्म होगी तो ऊपर उठेगी, ठंडी होगी नीचे बैठेगी। तो हवा जब भी गर्म होगी हल्की हो जाएगी, हल्की होगी तो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, लगातार ऊपर उठती रहेगी, ऊपर उठती रहेगी, ऊपर उठती रहेगी। और आपने ये भी पता किया है कि 165 मीटर ऊंचाई पर जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है, मतलब ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है। तो जैसी हवा ऊपर उठेगी, मेरे शब्दों को देखना, ठीक है। जैसी हवा ऊपर उठेगी, सॉरी शब्दों को देखना बोल रहा हूं, शब्दों को सुनना। जैसी हवा ऊपर उठेगी तो ताप क्या होगा? कम होगा। भाई नीचे से तो गर्म हवा उठ रही थी, लेकिन जैसे ही ऊपर ऊपर जाती रहेगी तो हवा क्या होगी? गर्म होगी, गर्म होगी तो फिर भारी होगी, भारी होगी तो फिर नीचे आना चाहेगी, फिर नीचे आना चाहेगी। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पर हवा गर्म हो रही है, गर्म होकर ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ रही है। लेकिन जब गर्म होकर ऊपर उठ रही है और जब ठंडी हो रही है तो ठंडी होकर गिरेगी कहाँ? देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये हवा ऊपर उठी, ये हवा ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद ठंडी हो गई, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा था, यहाँ कम हो गया, जब कम हो गया तो ये फिर नीचे गिरेगी, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये फिर नीचे गिरेगी इस प्रकार से। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ ऊपर उठी और यहीं गिर गई, नहीं, थोड़ा सा साइड में नीचे गिरेगी। कौन सी गिरेगी? ठंडी। ये गर्म थी जो ऊपर उठ रही थी, और ये ठंडी हो गई। बस वही सेम प्रोसेस यहाँ पे है। यहाँ गर्म थी, एक मिनट, यहाँ पे क्या थी? यहाँ गर्म थी, और यहाँ से जैसे ही ऊपर उठी, जैसे ही ऊपर उठी, यहाँ पे आके ठंडी गिर गई, यहाँ पे आके ठंडी गिर गई। देख रहे हो? यहाँ पे आके ठंडी हवा गिर गई। अब बस यही समझना है, यही समझना है, बस हो गया काम, सारा काम कंप्लीट। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो सारा काम कंप्लीट हो गया। देखिए कैसे, इसको पहले हटा दें। जब यहां गर्म थी हवा तो इसी को बोला गया था विषुवतीय, विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र, निम्न दाब क्षेत्र। क्यों निम्न दाब? क्यों? क्योंकि हवा गर्म हो गई थी,
गर्म हो गई थी तो प्रेशर बहुत ही कम हो गया हवा का। भाई गर्म ठंडी होती तो प्रेशर ज़्यादा होते, गर्म हो गई थी तो ऊपर उठना चाह रही थी, मतलब लो प्रेशर हो गया था, निम्न दाब हो गया था। तो जब ऊपर उठी और ऊपर उठने के बाद यहाँ गिर गई, क्यों? क्योंकि ऊपर उठने के बाद तापमान, ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है, और जब घटता है तो ऊंचाई पर जैसी ही गई सब मामला ठंडा हो गया, और जब ठंडा हो गया तो गिरी, कहाँ गिरी? यहाँ पे गिरी, यहाँ पे। अब कौन सी गिरी, गर्म गिरी की ठंडी? तो भाई ऊपर जाने के बाद ठंडी होगी तो ठंडी ही तो गिरेगी। ऊपर जाने के बाद पवन ठंडी हो जाएगी तो ठंडी ही तो गिर जाएगी, है ना। तो ये कौन सा क्षेत्र बना? ये बना 23.5 से 35 डिग्री के मध्य पवन गिरी। कौन सी गिरी? जो विषुवत से उठी थी, यहाँ से जो उठी थी वो यहाँ पे गिर गई। क्या नाम पड़ा इसका? नाम पड़ा उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। उच्च दाब, उच्च दाब क्षेत्र। उच्च दाब क्षेत्र क्यों? क्योंकि यहाँ पे पवन ठंडी है, इस वजह से। और यहाँ पे भी गिरी थी तो ये भी क्या हो गया? उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। बस काम खत्म। यहां तक अगर पल्ले पड़ गया है तो मजा आ जाएगा, और नहीं पड़ा है तो एक बार फिर सुनो। मैंने बताया विषुवत रेखा से, क्योंकि यहाँ सूर्य लंबवत चमकता है, गर्मी ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है तो सूर्य क्या करता है, सॉरी, गर्मी ज़्यादा होती है तो यहाँ पे पवनें गर्म हो जाती है। पवनें बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगी तो ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है। तो ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर गर्म पवनें जा रही हैं तो ऊंचे, जैसी ऊंचाई ऊंचाई जाती रहेंगी तो ठंडी होगी, ठंडी होगी नीचे गिरेगी, कहाँ गिरेगी? यहाँ पे, यहाँ पे 23.5 से 35 डिग्री के मध्य गिरेगी। अब कह दो 23.5 से 35 के मध्य ही क्यों गिर रही? तो भाई साहब ये प्राकृतिक है, ठीक है ना, ये कोई इंसान नहीं गिरा रहा है। तो 23.5 से 35 डिग्री पर गिरी, कौन सी गिरी? ठंडी पवन गिरी। जब ठंडी पवन गिरी तो उच्च दाब का क्षेत्र बन गया। क्यों? ठंडी पवन भारी होती है, भारी होती है तो उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर, भारी हो रही है तो काफी ज्यादा प्रेशर लगा रही है नीचे, इसी वजह से इसको हाई प्रेशर बोला गया, ठीक है, उच्च दाब क्षेत्र। और जहां पवनें ऊपर उठ गई गर्मी पाके तो हल्की हो गई, हल्की हो गई मतलब निम्न दाब क्षेत्र, ठीक है, ये क्लियर है बात। अब यहां पे हुआ क्या, यहां पे हुआ क्या समझिएगा। यहां बन गया विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र, यहां बन गया उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र, और यहां नीचे ही बन गया उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र, ठीक है। अब समझो, आप ये देख रहे हो नीचे, आप सबसे नीचे देखो 75 से 90, सबसे नीचे दक्षिणी ध्रुव पर 75 से 90 और उत्तरी ध्रुव पर 75 से 90। कोई भी बच्चा बता देगा कि बताओ उत्तरी ध्रुव में या दक्षिणी ध्रुव में गर्मी है कि ठंडी है? तो आपको पता है बहुत ठंडी है, बर्फ गिरती रहती है, पूरा बर्फबारी होती रहती है, बर्फ ही बर्फ है वहां पे, ठीक है। जब बहुत ठंडी है तो पवनें क्या होंगी? गर्म होगी, ठंडी होंगी, तो भाई पवनें भी ठंडी होंगी, पवनें भी ठंडी होंगी, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। जब पूरा बर्फ ही बर्फ गिर रहा है तो पवनें भी ठंडी होंगी। तो ये वाले पोर्शन को क्या बोल देते हैं? ध्रुवीय, क्योंकि ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, तो ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र, उच्च दाब क्षेत्र, इसको ही बोल देंगे ध्रुवीय। क्यों? क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव है, तो ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र। उच्च दाब क्यों? क्योंकि पवनें बहुत ठंडी हैं। ठंडी क्यों है? क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे 12 महीना बर्फबारी होती रहती है तो पवनें भी ठंडी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं, लॉजिक लगाना ही नहीं है कुछ, ठीक। अब आओ फिर बीच में, अब देखो हुआ क्या। हुआ ये कि ये ठंडी पवनें देखो 23.5 से 35, ये देख रहे हो 23.5 से 35 उच्च दाब क्षेत्र मतलब पवनें ठंडी हैं, उच्च दाब क्षेत्र मतलब पवनें ठंडी हैं। और ये ध्रुवी वाली देखो उच्च दाब क्षेत्र मतलब पवनें ठंडी हैं। नीचे देखो उच्च दाब क्षेत्र, और ये भी देखो उच्च दाब क्षेत्र, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब होता ये है, होता ये है कि जो ठंडी पवनें हैं ये 75 से 90 ये यहां से चली। अब ये ठंडी पवनें सता सता चल रही हैं, क्यों? क्योंकि ये भारी हैं। क्यों? क्योंकि ये ठंडी हैं। जब ठंडी हैं तो नीचे ऊपर तो उठेंगे नहीं। और ये भी देखो ये भी ठंडी हैं तो ये भी चलेंगी ऐसे, ये भी चलेंगी ऐसे, ये भी चलेंगी ऐसे, टकराएंगी कि नहीं टकराएंगी? मैं यहां बता देता हूं अलग से। ये पवनें और ये पवनें, ये भी ठंडी और ये भी ठंडी,
और जब ये टकराएंगी आपस में तो होगा क्या? ये कुछ इस प्रकार से होगा कि ये देखो टकराई और ये टकराई, ये आगे ये आगे, ये टकरा गई कि नहीं टकरा गई? बिल्कुल टकरा गई। अब ये जो बीच का क्षेत्र बना, ये गैप, ये जो बीच का क्षेत्र बना, ये जो बनता है, ये बनता है निम्न दाब क्षेत्र। ये क्या बनता है? ये बनता है निम्न दाब क्षेत्र। ये जो बीच का क्षेत्र बनता है ना, ये बनता है निम्न दाब क्षेत्र। इसी को आगे वाताग्र बोलेंगे, ठीक है ना। वाताग्र छोड़ो, अभी आगे देखेंगे हम लोग। देखिए जो बीच का क्षेत्र बना, ये निम्न दाब क्षेत्र का बनता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां से पवनें आई ठंडी, यहां से पवनें आई ठंडी, आगे टकरा गई। देखिए जो बीच का क्षेत्र बना जमीनी स्तर पर, ये बना लो प्रेशर, मतलब निम्न दाब क्षेत्र, ठीक है। बस सेम हुआ यहाँ पे, यहाँ से भी पवनें देखो यहाँ पे आई, यहाँ से भी यहाँ पे आई और टकरा गई, दोनों ठंडी थी, तो उनके बीच का क्षेत्र बना निम्न दाब क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बना? निम्न दाब क्षेत्र। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन और यहाँ पे भी सेम कंडीशन, यहाँ पे भी सेम कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? देखिए मैं लिख रहा हूं, अधो ध्रुवीय, क्या बोलते हैं इसको? अधो ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र, निम्न दाब क्षेत्र। सेम इसको भी बोल देंगे, अधो ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। ओवरऑल हम ये कह दें कि ये निम्न दाब मतलब लो प्रेशर, ये उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर, ये उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर, ये निम्न दाब मतलब लो प्रेशर, ये निम्न दाब मतलब लो प्रेशर, ये उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर, ये उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर की संख्या 4 है और लो प्रेशर की संख्या 3 है। यही कराया था मैंने कि टोटल 7 दाब कटिबंध है, इसमें से 4 उच्च हैं और 3 निम्न है। कैसे बने ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, अगले टर्न पे मैं इसको पूरा बता दूंगा, ठीक है। ये डायग्राम आपको रट लेना है। जो भी कंसेप्ट मैंने बताया कि यहाँ से पवनें उठेंगी, ठंडी होकर यहाँ गिर जाएंगी, तो ये उच्च हो जाएगा। ये ऑलरेडी पहले से ही उच्च है क्योंकि ठंडी है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पे भाई पहले से बर्फबारी है तो ठंडी है। जब ठंडी ठंडी आपस में मिलेंगी तो उनके बीच का क्षेत्र निम्न दाब क्षेत्र बन जाएगा। तो यहाँ पे बीच में 45 से 65 निम्न दाब क्षेत्र बन गया, अधो ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं है। ये दाब कटिबंध 7 दाब कटिबंध कंप्लीट होते हैं, ठीक है। ये 7 दाब कटिबंध हम लोगों ने देख लिए। मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें कोई भी अगर डाउट रहता है आप मुझे बताएंगे, मैं पूरा शुरू से बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें छोड़नी नहीं है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे अच्छे खासे। ये क्या है? 0 से 10 निम्न दाब क्षेत्र, ठीक। विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र या भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र, कुछ भी बोल दो, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा एक ही तो है। अब एक दिमाग में बात आनी चाहिए कि ठीक है चलो 7 दाब कटिबंध बताए थे, रूल है तो है, जिसमें से 4 उच्च हैं 3 निम्न हैं, कैसे हैं क्या है कैसे बने सब पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और बताया था बात आपने कि जो 7 दाब कटिबंध हैं इनमें से 4 का निर्माण तापगतिक कारण से हुआ है और 3 का निर्माण तापी कारण से हुआ है। तो ये क्या टेंशन है? तो समझो, इसमें अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। ये जो विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र है 0 से 10 बीचों बीच वाला, तो यहाँ पे ये क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पे सूर्य लंबवत चमक रहा है, ताप ज़्यादा है। जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो पवनें ऊपर उठ रही हैं। किस कारण से उठ रही हैं? टेम्परेचर ज़्यादा है, ताप ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया? तापीकरण हो गया, तापीय कारण, ठीक है। पवनें ऊपर उठ के कहाँ गिर रही हैं स्पीड से? तो भैया 23.5 से 35 डिग्री के मध्य गिर रही हैं। यहाँ से पवनें उठती हैं बहुत स्पीड से, यहाँ गिर जाती हैं। क्यों? ऊंचाई पर जाने पर ठंडी हो जाती हैं तो यहाँ गिर जाती हैं स्पीड से। तो ये क्या हो गया? ये हो गया गतिक कारण, गतिक कारण से इसका निर्माण हुआ है। इसका भी गतिक कारण से निर्माण हुआ है, ठीक है। ध्रुवों पर आओ, 75 से 90 के मध्य
ये ठंडी है, क्यों ठंडी है? क्योंकि यहाँ पे पहले से ही बर्फबारी हो रही है, यहाँ टेम्परेचर पहले से ही डाउन है, सदियों से ही डाउन है, तो यहाँ तापीय कारण है, क्योंकि टेम्परेचर पहले से ही डाउन है तो तापीय कारण। ये भी क्या हो गया? तापीय कारण। यहां से भी उच्च दाब ठंडी पवन, यहां से भी ठंडी पवन आती है, टकराती है स्पीड में। जब स्पीड में टकराती है तो बीच का क्षेत्र निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। तो जब स्पीड में टकरा रही है तो क्या होगा? गतिक कारण, क्योंकि स्पीड है तो गतिक कारण। और ये भी गतिक कारण। कैसे क्या निर्माण हुआ है सब हमने देख लिया अच्छे से, ठीक है। और मुझे नहीं लगता अब इसमें लिखवाने लायक कुछ है। मैं इस डायग्राम को फिर से एक बार बताता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले टर्न पे, ठीक है। तो समझना अच्छे से, अगर आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया या हल्का फुल्का समझ में आया या पूरा समझ में आ गया, एक बार फिर समझो। प्रॉपर प्रोफेशनल डायग्राम लेते हैं इस बार, ठीक है। तो ये देखो, ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। देखिए, ये है 0 डिग्री, पहले मैं लिख दूं, ब्लैक से लिखे ना, ये है 0 डिग्री, ये है ऊपर 10, ये है नीचे 10, ये है 23.5 से 35 डिग्री, और ये है 45 से 65 डिग्री, 45 से 65। ये है 75 से ऊपर 90 डिग्री, 75 से 90। नीचे आ जाओ, ये भी है 23.5 से 35 डिग्री, 23.5 से 35 डिग्री। नीचे आ जाओ 45 से 65 डिग्री। 45 से 65 ही क्यों है? क्योंकि यहीं पर दाब कटी बंद है, मजबूरी है, हम 40 नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद 75 से 90 डिग्री, ठीक, क्लियर है इतना? क्या है, क्या मामला, क्या चल रहा है? मामला ये चल रहा है कि ये बीच में जो है, यहां पे सूर्य लंबवत चमक रहा है, सूर्य लंबवत चमक रहा है, बहुत लंबवत चमक रहा है। टेम्परेचर ज़्यादा है सूर्य का, पवनें बहुत ही हल्की हो रही हैं। जब पवनें हल्की हो रही हैं तो ऊपर उठ रही हैं, ऊंचाई पर जाने पर ताप कम होता है, जब ताप कम होता है तो ऊंचाई पर जाने पर पवनें ठंडी हो जाती हैं, तो यहाँ गिर जाती हैं, यहाँ गिर जाती हैं। लेकिन बीच में तो गर्म है ना, तो इसी वजह से इसको बोल देते हैं विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र, दाब क्षेत्र, ठीक। पवनें ऊपर उठी और फिर ठंडी होकर गिरी, कहाँ गिरी? यहाँ पे। तो मैंने इसको ब्लू बना दिया, क्यों? क्योंकि ब्लू क्या है? ठंडा है। यहाँ पर गिरी, यहाँ पर गिरी, क्योंकि ये ठंडा था, पवनें यहाँ ठंडी होकर गिरी। इनको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र, इसको भी बोलेंगे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। जब से पृथ्वी बनी है, उत्तरी ध्रुव पहले से ही ठंडा है क्योंकि बर्फबारी हो रही लगातार। दक्षिणी ध्रुव भी पहले से ही ठंडा है, आर्कटिक, अंटार्कटिक। तो यहाँ जब पहले से ही ठंडा है तो पवनें पहले से ही ठंडी होंगी, कोई टेंशन नहीं है। तो इनको बोलेंगे ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र, और इसको भी बोलेंगे ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र। समस्या आई कि यहां से भी ठंडी और यहां से भी ठंडी, ये वाली बेल्ट भी ठंडी। जब ठंडी ठंडी दोनों चली और जब दोनों टकराएंगी तो इनके बीच का क्षेत्र निम्न दाब क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगा। ये एक रूल है, जो बीच का क्षेत्र है वो निम्न दाब क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगा। तो जब निम्न दाब क्षेत्र बनेगा, तो निम्न दाब क्षेत्र को तो हमने रेड किया है तो इसको भी रेड कर दें। निम्न दाब क्षेत्र को हमने रेड किया है तो इसको भी रेड कर दें। ये क्या होगा? ये होगा अधो ध्रुवीय
निम्न दाब क्षेत्र। और ये भी क्या होगा, अधोध्रुवीय। निम्न दाब क्षेत्र, निम्न दाब क्षेत्र, ठीक है, अधोध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र। क्यों बना? क्योंकि ऊपर से भी ठंडी, नीचे से भी ठंडी, तो ठंडी ठंडी जब ऐसे मिली, देखो मैंने आपको यहां बताया हुआ है, ऐसे मिली, जब ये ऐसे आ रही ठंडी, ये ऐसे आ रही, तो ऊपर तो मिल गई, ठीक है, जो बीच का क्षेत्र बना ना, ये निम्न दाब बना, ये लो प्रेशर बना, ठीक है। तो ये हो गया अधोध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र। ओवरऑल ये है लो प्रेशर निम्न दाब क्षेत्र, ये है लो प्रेशर निम्न दाब क्षेत्र, ये है लो प्रेशर निम्न दाब क्षेत्र, ये है हाई प्रेशर, बहुत पहले से जब से पृथ्वी बनी, ये भी हाई प्रेशर है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ये हाई प्रेशर है, कैसे बना मैंने बता दिया, और ये भी हाई प्रेशर कैसे बना मैंने बता दिया। बताओ भाई, 7 दाब कटिबंध हैं जिसमें से 4 उच्च हैं और 3 निम्न हैं, 4 हाई प्रेशर के हैं और 3 निम्न प्रेशर की बेल्ट हैं, ठीक है। तो कैसे क्या बना है अच्छे से समझ में आ गया है आपको, ठीक है। अगर आपको लिखना है प्रॉपर तो मुझे बता देना, मैं अगले टर्न पे इसमें लिखवा दूंगा सातों दाब कटिबंध की व्याख्या, ठीक है। हालांकि बुक में लिखी हुई है, लेकिन फिर भी अगर आपको लिखना हो तो मुझे बता देना, मैं अगले टर्न पे लिखवा दूंगा, ठीक है। अब होता क्या है इसके आगे, अब होता क्या है, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, सिलेबस पे आते हैं। हमने देखा था कि दाब कटिबंध, तो हमने दाब कटिबंध तो देख लिया, हमने दाब कटिबंध को तो पढ़ लिया अच्छे से। अब दाब कटिबंध के बाद आता है वैश्विक या सनातनी पवने। ये क्या बनाए हैं समझो, देखिएगा अच्छे से समझना। हमने दाब कटिबंध पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन लेकिन ये जो बीच का क्षेत्र है, ये भी जो बीच का क्षेत्र है, ये जो मैं क्रॉस लगा रहा हूं, ये जो बीच का क्षेत्र है इधर, ये भी बीच का क्षेत्र है और ये भी बीच का क्षेत्र है, जिसमें मैंने क्रॉस लगाया है, ये तो बीच का क्षेत्र खाली है ना, इन्हीं खाली क्षेत्रों में पवने चलेंगी। कौन सी पवने? व्यापारिक पवने, ध्रुवीय पवने, और कौन सी थी? पछुआ पवने। इसी में अस्वक्षांश आएगा, इसी में डोलड्रम आएगा, डोलड्रम वगैरह मैं बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। तो कुल मिला के जो खाली स्थान बीच में छूट गया है दाब कटिबंध पढ़ने के बाद, इसी में चलेंगी अब पवने, ठीक है। अब इसी में अपने को पवनों को देखना है, ये देखो ये खाली स्थान है पूरा, अब ये खाली स्थान में पूरी पवने चलने वाली हैं। कौन सी? व्यापारिक पवने, ध्रुवीय पवने, पछुआ पवने। अब वो कैसे चलेंगी उनका भी एक रूल है, तो वो देखेंगे अब हम लोग अगले टर्न पे, ठीक है, उसको देखेंगे अगले टर्न पे। तो अगला टर्न जो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगले टर्न पे हम लोग पूरा का पूरा व्यापारिक पवने, पछुआ पवने बहुत आती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ध्रुवी पवने, ध्रुवी तो उतना नहीं आती है, लेकिन पछुआ पवने, व्यापारिक पवने, अस्वच्छांश ये बहुत आता है। तो इसको हम लोग देखेंगे अगले टर्न पे कि कैसे ये बीच वाला खाली स्थान है तो कैसे चलेंगी, ये इन स्थानों पर कैसे चलेंगी, क्योंकि दाब कटिबंध तो पढ़ लिया, अब इन्हीं दाब कटिबंध से पवने चलेंगी। तो यहाँ तक आपको इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। और यहाँ तक अगर ना समझ में आया हो तो मुझे आप लोग कमेंट में बता देना, मैं अगले टर्न पे फिर से अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे किस पे? व्यापारिक पवनों पे, सनातनी पवनों पे, और फिर उसके बाद मौसमी पवने, और लास्ट में स्थानीय पवने। काम खत्म, वायुदाब पेटी खत्म, ठीक है। आप लोग इस डायग्राम को बना सकते हो, नहीं तो ये वाला थोड़ा अच्छा बना हुआ है, ठीक है। कोई भी क्वेरी रहती है कमेंट में बता देना। इसके आगे की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 वीडियो इसकी बनेंगी वायुदाब पेटियों की, तभी समझ में आएगा, ठीक है। बहुत ही विस्तार से, बहुत ही शांति से समझा रहे हैं, एक वीडियो में कवर कर देता, लेकिन नहीं, मुझे पता है कि यहाँ पे कंडीशन कहाँ कहाँ क्रिटिकल बनेगी, ठीक। तो मिलते हैं अगले टर्न पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।